गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम की। तो यहाँ पर किसी भी कोशिका के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम पाया जाता है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम जो पाया जाता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है प्लाज्मिड। प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों ही जीनोम किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। तो यहां पर हम तीनों ही जीनोम की स्टडी करेंगे। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर का मतलब केंद्रक में जो अतिरिक्त मात्रा में मिल रहे हैं, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त जो पाया जा रहा है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। अतिरिक्त न्यूक्लियर जो जीनोम होता है ये प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मिड पाया जाता है और यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और क्लोरोप्लास्ट जीनोम पाया जाता है। तो फर्स्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे प्लाज्मिड की। तो फर्स्ट देखते हैं हम प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, यहां पर जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर, अभी बताया था एक्स्ट्रा होते हैं, अतिरिक्त होते हैं और छोटी छोटी संरचना होती है। छोटी छोटी संरचना होती है बैक्टीरिया के अंदर। एक्स्ट्रा होते हैं, अतिरिक्त मात्रा में होते हैं और छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कैसी होती हैं? सर्कुलर होती हैं, वृत्ताकार संरचनाएं होती हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं या फिर हम कहेंगे प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर घिरे हुए होते हैं। क्रोमोसोम्स के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? क्रोमेटिन अवस्था में पाए जाते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। चारों तरफ कोई भी परिबद्ध मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इसकी अतिरिक्त मात्रा में प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड की अतिरिक्त मात्रा में यहाँ ये उपस्थित होते हैं और छोटी छोटी संरचना के रूप में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। छोटी छोटी संरचना के रूप में ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और यही संरचना क्या कहलाती है? प्लाज्मिड कहलाती है। इनको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किसने किया था? इनको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था ये लैडरवर्ग और विलियम हेज थे। लैडरवर्ग व विलियम हेज, इन दोनों ने ही यहां पर इसे रिपोर्ट किया था। आकार की अगर हम बात करें तो इनका आकार कितना होता है? छोटी संरचनाएं हैं तो आकार भी छोटा होगा। तो यहां पर हम इनकी जिसे डीएनए की लेंथ को लेते हैं हम किलोबेस में, वैसे ही यहाँ पर प्लाज्मिड की लेंथ को भी, आकार को भी किस में लेंगे हम? किलोबेस में। तो यहाँ इनका जो आकार पाया जाता है ये आकार 1 किलो बेस से लेकर के 200 किलो बेस तक हो सकता है। बेस तक हो सकता है इनका जो आकार होता है 1 किलो बेस से लेकर के 200 किलो बेस तक हो सकता है। अगर आकार छोटा है, आकार छोटा है तो संख्या क्या होगी? अधिक। किसी भी कोशिका के अंदर अगर आकार छोटा है, इन सेल देख रहे हैं हम, अगर इन सेल, क्योंकि इन सेल ही होते हैं, प्लाज्मिड बाहर तो मिलते नहीं है, तो आकार अगर छोटा है तो संख्या अधिक होगी और आकार अगर बड़ा है
तो संख्या क्या होगी, कम। तो ये तो रही इनके आकार की बात। अब यहाँ पर प्लाज्मिड के प्रकार देखते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं, ये प्लाज्मिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं, इन प्लाज्मिड को यहाँ वर्गीकृत किया गया है। जो बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम उपस्थित हैं, इनके साथ में ये किस अवस्था में है। बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम उपस्थित हैं, उनके सापेक्ष प्लाज्मिड की अवस्था, उनके सापेक्ष कहें या उनके हम साथ कहें, प्लाज्मिड की अवस्था क्या है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरियल सेल में खुद का जो क्रोमोसोम पाया जाता है, खुद का जो जीनोम पाया जाता है, उस जीनोम के साथ हैं या फिर ये स्वतंत्र पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट से दो प्रकार से पाए जाते हैं, दो प्रकार से उपस्थित होते हैं। एक तो वो होते हैं प्लाज्मिड जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वतंत्र प्लाज्मिड, फ्री प्लाज्मिड, स्वतंत्र प्लाज्मिड। ये वो प्लाज्मिड होते हैं जो इस जीनोम से क्या होते हैं, स्वतंत्र, जो कोशिका के अंदर सेल में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं, इसका मतलब ये इसके साथ में जुड़े हुए नहीं होते हैं, वास्तविक रूप से यही होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम। बिल्कुल सेपरेट होते हैं, इनके साथ जुड़े नहीं होते। सेल में इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, खुद का अस्तित्व होता है। इनके अंदर रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, इनके अंदर रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। जब भी इनको रेप्लिकेशन करना होगा, इनको लग रहा है कि कोशिका बैक्टीरियल सेल विभाजन करेगी या फिर विभाजन ना करे, फिर भी इनको अगर आवश्यकता है तो ये उस अवस्था में खुद रेप्लिकेट हो जाते हैं, खुद अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं। इनको बैक्टीरियल सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, ना ही डिपेंडेंट होते हैं। जब आवश्यकता है तभी अपनी कॉपी बना करके रेडी हो जाते हैं। तो ये इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर कोशिका विभाजन कर रही है तो ये अपनी कॉपियां बना करके पहले ही रेडी हो जाते हैं। तो जब कोशिका विभाजन करेगी, खुद का जीनोम दूसरी कोशिका में जाएगा तो इनका भी जाएगा। तो ये दूसरी कोशिका में जब पहुंचते हैं तो भी कैसे पहुंचते हैं, स्वतंत्र रूप से पहुंचते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। जो सेल का जीनोम है उस पर ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। दूसरे जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं समाकलित प्रकार के, इंटीग्रेटेड समाकलित प्लाज्मिड। जो समाकलित प्लाज्मिड पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लाज्मिड सेल के क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाते हैं, क्रोमोसोम के साथ जुड़कर वलय बनाते हैं। मान लिया ये कोई बैक्टीरियल सेल है, वलय में उपस्थित भी हो सकते हैं और वलय में उपस्थित नहीं भी हो सकते हैं। जैसे जीनोम प्रेजेंट होगा वैसे ही
ये प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरियल जीनोम है, इसी बैक्टीरियल जीनोम के साथ में ये भी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। बैक्टीरियल जीनोम के साथ में ये बैक्टीरियल जीनोम है, इसको बाहर निकाल के अगर हम ऐसे करें तो ये इसी के साथ में यहाँ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या हो गए, ये समाकलित हो गए, इसके साथ जुड़ करके यहाँ पर ये समाकलित हो गए। ये क्या है, प्लाज्मिड पार्ट। जो प्लाज्मिड पार्ट किसके साथ जुड़ गया, बैक्टीरियल जीनोम के साथ में जुड़ गया। तो ये बैक्टीरियल जीनोम अगर रिंग में प्रेजेंट है तो रिंग बनाएंगे, फ्री रूप से प्रेजेंट है, बिखरा हुआ है तो बिखरी हुई अवस्था में ही इनके साथ, मतलब इनका जो एंड पॉइंट होता है उस एंड पॉइंट के साथ में ये जुड़ करके इसी का भाग बन जाते हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं, हम इसको कह रहे हैं समाकलित, इंटीग्रेटेड। तो इसी के साथ में संलग्न हो जाते हैं। जब कभी भी सेल का जीनोम, जब कभी भी सेल का जो जीनोम है वो रेप्लिकेट होगा तो इसके रेप्लिकेशन के साथ साथ भी किसका रेप्लिकेशन होगा, प्लाज्मिड का। इसके रेप्लिकेशन के साथ साथ ही प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन हो जाएगा। जीनोम रेप्लिकेट हो रहा है तो उसके साथ साथ में प्लाज्मिड भी क्या हो गया, रेप्लिकेट हो जाता है। तो इसके साथ ही ये एक सेल से कहाँ पहुंच जाएगा, ये दूसरी सेल में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाता है। तो जो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड होते हैं, जो समाकलित प्लाज्मिड होते हैं, ये प्लाज्मिड डिपेंडेंट होते हैं किस पर, क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट होगा तभी ये रेप्लिकेट होंगे। और एक सेल से जब इसमें कोई किसी बैक्टीरियल कोशिका में विभाजन हो रहा है और विभाजन होकर के एक कोशिका से 2, 4, 6 या हजारों कोशिकाएं बन रही हैं, तो इतनी ही कॉपीज इनकी बन के रेडी हो जाती हैं और जितनी भी सेल बनेंगी सभी सेल्स में इन क्रोमोसोम के साथ में यहाँ पर पहुंच जाएंगी। तो ये यहाँ पर एक जुड़ी हुई अवस्था में है, या फिर कहें कि उनके ऊपर बिल्कुल फिक्स अवस्था में है। तो इन्हें हम एक चीज और कहते हैं, एपिसोम। जो समाकलित प्लाज्मिड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एपिसोम। इनको एपिसोम कहते हैं। और दूसरा नाम होता है ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स मतलब जो दूसरे के ऊपर आश्रित हैं और उन्हीं के साथ आगे जा रहे हैं, या फिर इनको ट्रांसपोजोन्स। दोनों ही नामों से इनको जाना जाता है, एपिसोम भी और ट्रांसपोजोन्स भी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस छोटे 1 नंबर के जो क्वेश्चन, आधा नंबर 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं कि एपिसोम क्या होते हैं, तो पता है क्या होते हैं अभी, जो समाकलित प्लाज्मिड होते हैं, जो न्यूक्लियर, जो सेल के न्यूक्लियर जीनोम के साथ में जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एपिसोम कहलाते हैं। तो यहाँ जो न्यूक्लियर जीनोम प्रेजेंट है, उस न्यूक्लियर जीनोम के साथ में प्लाज्मिड किस अवस्था में उपस्थित हैं, उनके आधार पर इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्वतंत्र प्लाज्मिड और समाकलित प्लाज्मिड। अब देखते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड के लक्षण क्या होते हैं। जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या इसके लक्षण पाए जाते हैं, लक्षण कहें या गुण कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने जो प्लाज्मिड देखा, ये प्लाज्मिड का खुद का स्वरूप कैसा होता है। तो यहां पर जो प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है। कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त जीनोम होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर क्रोमोसोमल भी कह सकते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट होता है, सेल्फ रेप्लिकेट होता है।
डबल स्टैंडर्ड होता है, द्विरज्जुकी होता है, और कैसा होता है ये, क्लोज्ड, बंद। समाकलित को छोड़ दो, क्योंकि समाकलित अगर खुद कोशिका का जीनोम अगर रिंग में है तो रिंग में होगा, और फ्री है बिना रिंग के है तो वो विदाउट रिंग होगा। अन्यथा कैसे मिलते हैं ये, क्लोज्ड मिलते हैं। और कैसे होंगे, सर्कुलर, सर्कुलर, वृत्ताकार, सर्कुलर पाए जाते हैं। तो ये तो इनकी खुद की प्रकृति होती है। साथ ही साथ जो बैक्टीरियल गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से कैसे होते हैं, छोटे। बैक्टीरियल क्रोमोसोम से ये छोटे पाए जाते हैं। बैक्टीरियल कोशिका के अंदर ये एक या अनेक कॉपीज के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, कॉपीज उपस्थित हो सकती हैं। किसके अंदर, इन बैक्टीरियल सेल, इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल कोशिका में इनकी एक कॉपी भी, एक प्लाज्मिड भी हो सकता है, और एक से अधिक प्लाज्मिड भी यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। तो इनकी कॉपी एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती हैं। इनका जो संगठन पाया जाता है, संगठन कैसा होता है, सरल। संगठन सरल प्रकार का होता है और प्रोटीन रहित होते हैं। प्रोटीन कवच यहां पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। प्रोटीन कवच किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर सेफ्टी लाइन नहीं पाई जाती है, सरल संगठन पाया जाता है। प्रोटीन कवच यहाँ पर एब्सेंट पाया जाता है। आनुवांशिकता में इंपॉर्टेंट होते हैं, आनुवांशिकता में महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम है। तो कुछ सूचनाएं तो यहां भी होंगी, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम के कारण यहां भी सूचनाएं उपस्थित होती हैं। तो ये आनुवांशिकता में महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। पुनर्योजन, पुनर्योजन को बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन की क्षमता होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ोगे तो वहां सेकेंड ईयर में कंप्लीट यहाँ पर आपको सेल बायोलॉजी के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको वापस पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी हम देखेंगे, रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड का होता कैसा है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर इनके अंदर रिकॉम्बिनेशन की क्षमता पाई जाती है। इस रिकॉम्बिनेशन की क्षमता के कारण ये किसी अन्य प्लाज्मिड से जुड़ सकता है, या फिर सेल के जीनोम, जो सेल का जीनोम है, इस जीनोम के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है, जुड़ने की क्षमता रखता है। और ये क्षमता केवल रिकॉम्बिनेशन के कारण ही किसी के अंदर हो सकती है। तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ये सेल के जीनोम के साथ भी जुड़ सकता है और प्लाज्मिड के साथ भी जुड़ करके एक छोटा प्लाज्मिड इसमें बड़े प्लाज्मिड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये एनिमल सेल में या फिर बात करें प्लांट सेल में, एनिमल सेल या प्लांट सेल, आप लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल और प्लांट के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा 12th के अंदर। जो एनिमल या प्लांट जो ट्रांसजेनिक होते हैं, उन ट्रांसजेनिक एनिमल या प्लांट्स के अंदर जो जीनोम को या फिर जिन जीन्स को इंसर्ट कराया जाता है, वो इंसर्ट कराने की जो प्रक्रिया होती है वो रिकॉम्बिनेशन के द्वारा ही होती है। और ये रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर एनिमल या प्लांट्स के अंदर
एंटीबायोटिक्स और अल्ट्रावायलेट रेज के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं, के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ ये इनके अंदर पाई जाने वाली कुछ विशेष गुण होते हैं, कुछ विशेष इनकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, प्लाज्मिड का वर्गीकरण। यहाँ हम जो प्लाज्मिड का क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ क्लासिफिकेशन दो आधार पर करते हैं। प्लाज्मिड का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो दो आधार पर किया जाता है। प्लाज्मिड का वर्गीकरण, प्लाज्मिड का वर्गीकरण एक तो इनके गुणों के आधार पर किया जाता है और दूसरा इनका कार्य के आधार पर, जो कार्यात्मक क्षमता है, कार्यात्मक क्षमता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर इनके गुण और कार्यात्मक क्षमता के आधार पर इनको दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। पहला तो वो होते हैं जो संक्रमणशीलता पर आधारित है। पहला वर्गीकरण जो किया गया है वो कौन सा किया गया है? संक्रमणशीलता पर आधारित वर्गीकरण, शीलता पर आधारित वर्गीकरण। और दूसरा जो वर्गीकरण है जो इसके कार्यात्मक क्षमता के आधार पर किया गया है वो दूसरा होता है प्लाज्मिड के विशिष्ट कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। प्लाज्मिड के विशिष्ट कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। प्लाज्मिडों के द्वारा कौन कौन से विशिष्ट कार्यों को संपादन किया जाता है, कौन कौन से विशिष्ट कार्य ये करते हैं। तो पहला देखते हैं हम संक्रमणशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है। यहाँ जो बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड पाए जाते हैं, इन बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर संयुग्मन की क्षमता होती है, संयुग्मन की क्षमता पाई जाती है, वही जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो इनके अंदर संयुग्मन की क्षमता पाई जाती है। फिर ये कहें जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है वो बैक्टीरियल जीनोम को संयुग्मन की क्षमता प्रदान करते हैं। इनके अंदर स्थानांतरण जीन पाई जाती हैं, इनके अंदर स्थानांतरण जीन पाई जाती हैं और इन जीन को क्या कहते हैं हम? ट्राजीन, इनको ट्राजीन कहते हैं। जो स्थानांतरण जीन पाई जाती हैं इन स्थानांतरण जीन को हम ट्राजीन कहते हैं। और ये स्थानांतरण जीन के ही कारण इन जीवाणुओं के अंदर दो फैक्टर पाए जाते हैं और वो फैक्टर होते हैं एफ व आई कारक। एफ व आई कारक पाए जाते हैं यहाँ पर। ये ट्राजीन ही होती हैं एक तरह की स्थानांतरण जीन, जिन्हें ट्राजीन कहते हैं। यहाँ इन ट्राजीन के कारण जो फैक्टर पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं? एफ कारक और यहाँ आई कारक पाए जाते हैं। और ये जो पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया की बाहरी सतह पर, बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये लिंग रोमों का निर्माण करते हैं, सेक्स पिली का। लिंग रोमों का निर्माण करते हैं। तो इनके आधार पर यहाँ पर जो संक्रमणशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो प्लाज्मिड होते हैं वो कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एफ माइनस कारक, एफ माइनस कारक। ये वो प्लाज्मिड होते हैं जिन पर एफ माइनस कारक उपस्थित होते हैं, एफ माइनस कारक उपस्थित होते हैं।
ये बैक्टीरियल सेल वो बैक्टीरियल सेल होती हैं जिनमें F माइनस कारक उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जो कैपेसिटी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? लिंग रोम उत्पन्न करने की। ये सेक्सप्ली का निर्माण कर सकते हैं की क्षमता होती है इनमें। जब इनके अंदर ऐसी क्षमता है तो इनका जो एक कार्य होता है, जो जिनके अंदर F कारक पाए जाते हैं, जिनके अंदर F कारक पाए जाते हैं, इनको दाता कहते हैं, और जिनके अंदर नहीं पाए जाते हैं उन्हें ग्राही कहते हैं। तो जो दाता सेल्स होती हैं जिनमें F कारक प्रेजेंट हैं, ये ऐसी कोशिका को आकर्षित करते हैं जिनके अंदर F कारक नहीं है, जिनके अंदर करते हैं जिनके अंदर F कारक क्या है? एब्सेंट। इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ F कारक प्रेजेंट है, इस सेल्स के अंदर F कारक एब्सेंट है। ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी। जब ये पृथक होकर के अलग होगी तो इस कोशिका में भी F कारक उपस्थित होगा, तो ये इसको भी कन्वर्ट कर देती है। दाता कोशिका ने जो गुण इसके अंदर था वो किसको दे दिया? ग्राही कोशिका को। तो जिनके अंदर F कारक उपस्थित होते हैं उन्हें दाता कहते हैं, जिनके अंदर F कारक एब्सेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्राही सेल कहते हैं या ग्राही कहते हैं। अब यहाँ पर जो F कारक, जो F रोम पाए जा रहे हैं, यहाँ जिन F रोम का यहाँ पर सेक्स प्लीकन यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ये रोम बने किसके होते हैं? तो ये पाइलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये रोम पाइलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और पाइलिन प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन की। ये फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। पाइलिन प्रोटीन फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। दूसरे प्रकार के जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आई कारक। यहां दूसरे प्रकार के जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आई कारक, जिनके अंदर F कारक उपस्थित था वो कौन से हो गए? F कारक। और जिनके अंदर I कारक उपस्थित होता है वो क्या होते हैं? कहलाते हैं I कारक। यहाँ जो बैक्टीरियल सेल पाई जाती है, इन बैक्टीरियल सेल में कॉल्सिनोजेनिक कारक, इन बैक्टीरियल सेल में कॉल्सिनोजेनिक जो कॉल्सिनोजेनिक I कारक उपस्थित होते हैं। किसके? आई कारक सेल्स के अंदर। यहाँ ये बैक्टीरियल सेल में कॉल्सिनोजेनिक आई कारक उपस्थित होते हैं। ये विशिष्ट प्रकार के 3 प्रकार के रोम आई कारक जो सेल होती हैं, ये 3 प्रकार के रोम उत्पन्न करती हैं, या फिर कहें कि यहाँ इनके अंदर ये 3 विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड युक्त होती हैं, प्लाज्मिड उत्पन्न करती हैं। वो कौन कौन से होते हैं? यहाँ पर वो होते हैं यहाँ F कारक, R कारक और कोल प्लाज्मिड। और कौन से होते हैं? कोल, F कारक, F माइनस कारक, R कारक और कोल प्लाज्मिड। 3 प्रकार के कारक उत्पन्न करने की कैपेसिटी होती है। ये केवल अपने आप में, जो इससे पहले पढ़ा था वो अपने आप में अकेला कारक था, F माइनस कारक, जिसको ग्राही और दाता के अंदर कन्वर्ट किया गया था। तो यहाँ जो संक्रमणशीलता, इनके अंदर किस प्रकार की संक्रमणशीलता पाई जा रही है उसके आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। दूसरा होता है प्लाज्मिड के कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।